आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट। रिसेंटली चाइना और ताइवान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में देखने को मिल रहे हैं। चाइना ने रिसेंटली ताइवान के समुद्री इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से बमबार्डिंग किया है और चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ताइवान को लेकर के। तो आपको जानना है कि आखिर इसका कारण क्या रहा है, चाइना क्यों इतना खफा है ताइवान से। तो इसको हम लोग बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो बात है 1880-90 का। चाइना उस समय एमर्ज हो रहा था। चाइना में कई सारे डायनेस्टी रूल कर करके चले गए थे। जिस तरह इंडिया में मुगल डायनेस्टी, ब्रिटिशर्स आए, उसी तरह चाइना में भी कई सारे डायनेस्टी वहाँ पे रूल किए। तो 1890-80 का बात है, वहाँ पे एक किंग डायनेस्टी होता था। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, पूरा चाइना में वो फैला हुआ था। बट लेटर फेज में 1890-95 के फेज में क्या हुआ कि वो डायनेस्टी कमज़ोर हो गया। जिस तरह इंडिया में मुगल डायनेस्टी स्टार्टिंग में बाबर, हुमायूं, अकबर और जब ये लोग थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मुगल डायनेस्टी, पूरे भारत में इनका वर्चस्व था। बट लेटर फेज में जब औरंगजेब का मृत्यु होता है, उसके पश्चात जब जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, जब ये सब आते हैं तो मुगल साम्राज्य पूरा तरीके से कमज़ोर हो जाता है, बाद में वो टूट जाता है। तो उसी तरह किंग डायनेस्टी के साथ भी हुआ। और इसी कमजोरी को देखते हुए जो उस समय का जापान था, जो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के रूप में इमर्ज हो रहा था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना हुआ था, उसने चाइना से कन्फ्लिक्ट कर लिया और उसके साथ बैटल कर लिया। उसमें चाइना का बुरी तरीके से हार हो जाता है। चाइना में जो भी वहाँ रूल कर रहे थे राजा, जो किंग डायनेस्टी था, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए जापान तो एक साइड में रूल कर रहा था चाइना पे, बट अदर साइड्स में जो छोटे मोटे राजा हुए वे चाइना में इमर्ज हो गए और बहुत सारे राजा वहाँ पे रूल कर। बाद में कई सारे ऐसे रूलर्स आए चाइना में जो चाइना को फिर से यूनाइट करना चाहते थे, फिर से मिलाना चाहते थे। बट उनका ये मिलाने का जो प्रावधान था, जो तरीका था, वो अलग अलग था। वहाँ पे दो पार्टीज उभर करके आते हैं, एक नेशनलिस्ट पार्टी होता है और एक कम्युनिस्ट पार्टी होता है। दोनों का एम होता है कि हम चाइना को फिर से यूनाइट करेंगे, फिर से मिलाएंगे, बट दोनों का तरीका अलग होता है। जो नेशनलिस्ट होते हैं, उसका जो राष्ट्रवादी होता है, उसका कहना होता है कि जनता को पूरा पावर देंगे, जनता ही सरकार का चुनाव करेगा, यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी होगा, पूरे तरीके से लिबरल होगा, सारा बात जनता को सुना जाएगा। बट एक और जो कम्युनिस्ट पार्टी था, उसका कहना था कि नहीं, जनता के हाथ में पावर नहीं होगा, हम कुछ लोग ही मिल करके पूरा चाइना को चलाएंगे। यानी वो लिबरल थॉट्स का नहीं था। और यहीं से कन्फ्लिक्ट जो है वो चाइना में स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग सिविल वार के नाम से जानते हैं। जो नेशनलिस्ट था, जो नेशनलिस्ट थे, उसको लीड कर रहे थे चांग, और जो कम्युनिस्ट थे उसको लीड कर रहे थे माओ। और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पूरे तरीके से स्टार्ट हो जाता है। नेशनलिस्ट जो थे, जो राष्ट्रवादी थे, उसने पूरे तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी वाले को, जो माओ को फॉलो कर रहे थे, उसको प्रताड़ित करता है, एक्सप्लॉइट करता है, बीहेडेड कर देता है, सरेआम काट दिया जाता है, मार खून खराबा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण पूरा चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसमें दहशत फैल जाता है। बाद में जब 1945 का समय आता है और सेकेंड वर्ल्ड वार इंड होने को रहता है, जब अमेरिका ने जापान पे बॉम्बार्डिंग करता है और जापान पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है, जापान का पावर खत्म हो जाता है। तत्पश्चात चाइना से भी जापान चला जाता है। अब पूरे चाइना में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट ही होते हैं। एक फिर मौका होता है जब जापान को कमज़ोर देखते हुए कम्युनिस्ट वालों ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है और पूरे चाइना में जितने भी लिबरल्स थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है, वायलेंटली एक्सप्लॉयटेशन करता है, बीहेडेड करता है, सर काट दिए जाते हैं, पूरे खून खराबा होता है। और इसी डर से
जो नेशनलिस्ट होते हैं वे चाइना को, जो मेन लैंड चाइना है, उसको छोड़ कर करके एक आइलैंड पे भाग जाते हैं। और उस आइलैंड पे जो भागा, जिस आइलैंड पे वो भागते हैं, उस आइलैंड का नाम ही आज ताइवान है। यानी हम लोगों ने देखा कि किस तरह जो अभी का ताइवान है और जो अभी का जो चाइना है, उन दोनों में विचार कितने अलग थे। चाइना आज भी उसे अपना वन चाइना पॉलिसी के अंदर उसे चाइना का पार्ट मानता है, बट ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र देश मानता है। वो बोलता है कि हम चाइना का पार्ट नहीं है। और ये काफ़ी सालों से इसी तरह चलता आ रहा है। ताइवान हमेशा विद्रोह, रिवोल्ट करते आया है, चाइना का हमेशा विरोध करते आया है, लेकिन चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ताइवान हमारा पार्ट है। वो चाइना का अंदर आता है, बट ताइवान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। 1971 का समय आता है जब यूएन, जो एक सारा देश का, जो एक जितने भी कंट्री हैं, सारा कंट्री का जो एक ऑफिस है, जो यूएन है, उसने भी ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहने से मना कर देता है और ताइवान पूरे अकेला हो जाता है। यूएन चाइना का ही सपोर्ट करता है। लेकिन रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें 2010, 11, 12 और अभी का जो समय है, इसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जैसे अमेरिका है, जैसे अदर सऊदी अरेबिया है, जैसे अदर कंट्रीज है, इन्होंने अपना रुख ताइवान की ओर बढ़ाया है और उन्होंने चाइना को नेगलेक्ट करने का प्रयास किया है। अमेरिका भी चाहता है कि हमारा वर्चस्व जो है पूरे विश्व में बना रहे, हम सभी रिसोर्सेज का हम ही यूज करें, जिसके कारण वो चाइना को दरकिनार कर करके और ताइवान के इनडायरेक्ट वे में उसको सहायता करते जा रहा है। और इसी के कारण चाइना को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है और लगातार इसका चाइना जो है वो विरोध करते रहता है और ताइवान को हमेशा धमकाते रहता है। रिसेंटली कुछ ऐसे घटना हुए, जैसे अभी अमेरिका के जो स्पीकर थे, यानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे, वो बिना चाइना से पूछे ताइवान में जाकर के लैंडिंग किए और वहाँ के सिचुएशन को बताया, उनको समझाया, जिसके कारण चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि बिना हमसे पूछे तुम ताइवान में कैसे पहुँच गए। क्योंकि ताइवान तो चाइना के अकॉर्डिंग ताइवान उसका पार्ट है, एक छोटा सा क्षेत्र है। तो पहले जब उसे चाइना के प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए था। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में अब हम मान लेते हैं झारखंड है, तो अब अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो झारखंड के हेमंत सोरेन से जाकर बात करता है। तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि उसे हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रधानमंत्री, एक्सटर्नल जो मिनिस्टर है, उनसे बात करना होगा, ना कि हेमंत सोरेन से बात करना होगा। दूसरा चीज़ ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उसने भी ताइवान से डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उनसे बात करने का कोशिश किया, चाइना को दरकिनार कर करके। जब अभी बाइडेन आए हैं, बाइडेन ने भी ताइवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया, चाइना को दरकिनार कर करके। में जो अभी के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उसने भी ये जजमेंट दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम चाइना के पार्ट नहीं हैं। अगर चाइना हमारे अगेंस्ट में कुछ करता है तो हम उसके तोड़ जवाब देंगे। और ये चीज़ चाइना को बहुत खराब लगा। ताइवान के मिलिट्री को यूएसए ट्रेंड करता है बिना चाइना के परमिशन लिए, और यही कारण था कि चाइना को ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो एग्रेसिव हो गया और उसने ये रिसेंट कदम उठाया है। जैसे भारत जब यूनाइट हो रहा था, तब हैदराबाद इंडिया में मिलना नहीं चाह रहा था, वो अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर मान रहा था। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन के साथ हैदराबाद को अपने अंदर लिया। तो वही चीज़ चाइना जो है वो अभी करना चाह रहा है।
सो थैंक यू। आज हम लोगों ने जाना कि चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी। सो थैंक यू, सब्सक्राइब करें।